नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह गोलू अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह वीडियो इतिहास विषय से संबंधित है। इतिहास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास का एक सीरीज लेकर के चल रहे थे और आधुनिक भारत के उस सीरीज में हम लोग इससे पहले मुगल साम्राज्य के पतन को कई छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जानने, सीखने और समझने का प्रयास किए हैं। उम्मीद करते हैं कि वो वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जा करके आप उस वीडियो को बारी बारी से देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के संबंध में यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से संबंधित उन सभी प्रमुख घटनाओं का अध्ययन करेंगे जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। साथ ही बीपीएससी के पीटी और बीपीएससी के मेंस में भी इस टॉपिक का प्रमुख योगदान होता है। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होने वाला है। आइए हम लोग चलते हैं यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के इस पहले भाग में। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के भाग 1 में सबसे पहली बातें हम लोग ये जानेंगे कि यूरोपीय कंपनी भारत में आना जो प्रारंभ करती है, तो यूरोपीय कंपनियों के भारत आने का वजह क्या होता है। तो इसमें मोटे मोटे तौर पर तो हम लोग जानते हैं कि व्यापारिक संबंध के लिए, व्यापार करने के उद्देश्य से यूरोप महादेश के कई देश के कंपनी भारत में आना शुरू करती है। जैसे कि आप पुर्तगाली कंपनी के बारे में, डच कंपनी के बारे में, अंग्रेज की कंपनी के बारे में, उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी के बारे में, उसके बाद आपका स्वीडिश कंपनी, इन सब कंपनियों के आगमन के बारे में आप जानते होंगे। लेकिन इन कंपनियों के भारत आगमन के संबंध में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको अगर विस्तार में जाना, सीखा, समझा जाए तो ये रटने के बजाय समझना आसान हो जाता है। तो हम आपको भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है व्यापारिक उद्देश्य से, जिसको आधुनिक भारत के इतिहास में अध्ययन करने वाले हैं हम लोग, तो उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग इन सभी मुख्य बिंदुओं और मुख्य पॉइंट के माध्यम से हम लोग ये समझेंगे कि यूरोपीय कंपनी का भारत में जो व्यापार है वो केवल आधुनिक समय में ही नहीं है। यूरोपीय कंपनियों का या यूरोप के देशों का भारत के साथ जो व्यापार रहा है वो प्राचीन काल में भी रहा है। प्राचीन काल में भी भारत का व्यापार यूरोप के साथ, यूनानियों के साथ हुआ करता था। मध्यकाल में भी भारत और यूरोप का व्यापार हुआ है। उसके लिए कौन कौन से स्थल मार्ग, कौन कौन से समुद्री मार्ग थे, क्या वजह हुआ कि मध्यकाल के बाद से भारत और यूरोप के बीच व्यापार के लिए एक भौगोलिक खोज का दौर प्रारंभ हुआ। उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि भौगोलिक खोज के दौर में स्पेन और पुर्तगाल के लोगों ने अधिक दिलचस्पी दिखाई, अधिक रुचि लिए और प्रथम पुर्तगाली यात्री जो भारत में आने वाले थे, वास्को डी गामा जिनका नाम था, वो 1498 ईस्वी में भारत आए। भारत का खोज वास्को डी गामा के द्वारा 1498 ईस्वी में किया गया। तो आखिर हम लोग ये क्यों जानते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं कि भारत का खोज 1498 ईस्वी में हुआ? क्या भारत कोई गुमशुदा प्राणी है कि गुम हो गया है तो उसका खोज? ऐसी कोई चीजें नहीं है। हम लोग समझेंगे कि भौगोलिक रूप से एक ऐसी स्थितियां बनी, एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ जिसके कारण भौगोलिक खोज का दौर प्रारंभ हुआ। तो उस कड़ी को जानने से पहले हम आपको मोटे मोटे तौर पर यह समझा देने का प्रयास करते हैं कि भारत में अलग अलग यूरोप के जो कंपनी आते हैं उनके आने का, यानी कि आगमन का क्रम क्या होता है, उनके आगमन का वर्ष क्या होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और दूसरी चीजें ये, जो यूरोप के कंपनी है तो भारत में आने के बाद अपनी प्रथम जो कोठी थी वो कहाँ स्थापित किए और किस वर्ष स्थापित किए। तो दो अलग अलग सारणियों के माध्यम से हम लोग ये जानेंगे कि भारत आगमन का वर्ष क्या रहा यूरोपीय कंपनियों का, और दूसरा भारत में कोठी स्थापित करने का स्थान और वर्ष क्या रहा। और उसी में हम लोग ये भी जानेंगे कि वो कंपनियां स्थापित कब हुई। तो यहाँ पर प्रथम सारणी जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसको हम लोग देखते हैं। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, एक तरफ कंपनी और एक तरफ आगमन का वर्ष लिखा गया है। इसमें हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाल की जो कंपनी थी, पुर्तगाली कंपनी थी, तो पुर्तगाली कंपनी का आगमन भारत में 1498 ईस्वी में माना जाता है। और पुर्तगाल के नागरिक वास्को डी गामा जो भारत में
एक खोज, भौगोलिक खोज जो प्रारंभ हुआ उसके तहत भारत में वो आ पाए थे, तो 1498 में आए थे। उसके बाद डच यानी कि हॉलैंड के बारे में हम लोग जानेंगे कि हॉलैंड का जो यात्री थे वो भारत में कब आए थे, भारत में हॉलैंड के लोग कब आए थे व्यापार के उद्देश्य से, व्यापारिक गतिविधियों को विकसित करने के लिए, तो इसमें 1595 ईस्वी है। उसके अलावा अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश, ब्रिटेन के लोग, इंग्लैंड के लोग जो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए वो 1600 ईस्वी में आते हैं। अगले कड़ी में इसमें डेनमार्क यानी डेनिश में 1616 ईस्वी में वहाँ के यात्री, वहाँ के लोग भारत में व्यापार के उद्देश्य से आते हैं। यहाँ उसके बाद से फ्रांस यानी कि फ्रेंच 1664 ईस्वी में, और स्वीडन की बात करें तो सबसे अंत में 1731 ईस्वी में रहा इनका आगमन। और यही कारण रहा कि ये इनका प्रभाव भारत में व्यापारिक गतिविधियों के उद्देश्य से सबसे कम रहा, और इसलिए आप अधिकांश पुस्तकों में स्वीडन के बारे में काफ़ी डिटेल्स में अध्ययन नहीं कर पाते हैं, विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाता है, क्योंकि ये अप्रभावी रहे। इनका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक और काफ़ी अधिक नहीं रह सका, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था और अंग्रेजी हुकूमत भारत पर हावी हो रही थी जब इनका आगमन होता है। तो ये अलग अलग जगहों पर अस्थायी रूप से रह करके व्यापार किए थे। तो इनके कोठी के स्थापना का वर्ष आप नहीं पढ़ते हैं, उसका वजह यही रहा। तो हम लोगों ने देखा कि यूरोप एक महादेश है जिसमें कई अलग अलग देश है, और एक भौगोलिक खोज का जो दौर शुरू होता है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। सारा चीजें आपको समझ में आ जाएगा, आसानी से आप समझ पाएंगे, रटने के बजाय आपको अधिक चीजें समझ में आएंगी। तो वहां पर हम लोग ये देखेंगे कि ये भौगोलिक खोज के दौर के बाद ये सब कंपनियां भारत में आने लगती है। तो इसमें पुर्तगाल पहली कंपनी है, डच यानी कि हॉलैंड दूसरी कंपनी है, अंग्रेज यानी कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश तीसरी कंपनी है, डेनमार्क यानी डेनिश चौथी, फ्रांस उसके बाद, और सबसे अंतिम कंपनी इन कंपनियों में स्वीडन रही है। और इनके आगमन का वर्ष आपको दिखाई दे रहा है कि 1498 पुर्तगाल, डच का 1595, अंग्रेज का 1600 ईस्वी, डेनमार्क का 1616 ईस्वी, फ्रांस का 1664 ईस्वी और स्वीडन का 1731 ईस्वी। इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। एक छोटा सा सारणी है, यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का वर्ष यानी कि उनका एक क्रम दिया गया है। तो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, इसको आपको याद कर लेना होगा। याद करने के अलावा इसमें आपको कोई दूसरा विकल्प नहीं है, चीजें कम है, आसानी से थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो ये याद हो जाएगी। उसके अलावा हम लोग अब भारत में यूरोपीय कंपनियों के स्थापना को देखते हैं। तो यहाँ पर एक अलग सारणी के माध्यम से स्थापना को समझाया गया है। तो पहले हम लोग स्थापना को देख लेते हैं। पुर्तगाली कंपनी की स्थापना 1498 में। कंपनी भारत आई कब? आगमन भी 1498 में और स्थापना भी 1498 में। डच कंपनी 1595 में डच यात्री यानी कि हॉलैंड के यात्री, हॉलैंड वासी, हॉलैंड के नागरिक भारत आते हैं। लेकिन अगर डच की कंपनी की बात करें तो 1602 ईस्वी में। यहां पर आप देख सकते हैं कि डच कंपनी की स्थापना कब हुई, तो कंपनी बनी 1602 ईस्वी में। अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजी कंपनी 1600 ईस्वी में आई। आने के क्रम में देखा जाए तो तीसरे नंबर पर है अंग्रेज की कंपनी। लेकिन अगर कंपनी स्थापना का वर्ष देखा जाए तो 1600 ईस्वी में ही ये कंपनी स्थापित हो चुकी थी। तो पहले से ही कंपनी स्थापित हो चुकी थी। इन सब का जिक्र अलग अलग, जब पुर्तगाल का, अंग्रेज का, डच का, डेनमार्क का, फ्रांस का, इन सब व्यापारिक कंपनियों का अध्ययन करेंगे तो वहां पर विस्तार में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपने देखा कि अंग्रेज कंपनी आई थी बाद में डच से, लेकिन कंपनी स्थापना का वर्ष अंग्रेज का पहले है और डच का बाद में है। डच का 1602 ईस्वी है। इसके अलावा डेनमार्क 1620 ईस्वी में कंपनी स्थापित की, आई यहां पर देख लीजिए 1616 ईस्वी में। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस 1664 ईस्वी में आए थे और इनका कंपनी का स्थापना भी 1664 ईस्वी है। तो एक बार ये कंपनी की स्थापना का वर्ष आप देखें। पुर्तगाल 1498, स्थापना भी 1498 उनका। डच आगमन 1595, लेकिन कंपनी का स्थापना 1602। इंग्लैंड का आगमन भी 1600, कंपनी स्थापना भी 1600। डेनमार्क की बात करें तो 1616,
लेकिन कंपनी स्थापना जो हुआ यहाँ पर आप देख सकते हैं 1620 में तंजौर में अपना स्थापित किए थे। उसके अलावा ये फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की बात करेंगे तो यहाँ पर 1664, यहाँ पर 1664। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि प्रथम कोठी कहाँ स्थापित हुई। अभी हम लोग क्या समझे हैं, अभी हम लोग ये समझे कि ये आगमन का वर्ष है और ये कंपनी स्थापित करने का वर्ष है। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं किधर, प्रथम कोठी भारत में कहाँ स्थापित हुई। तो पुर्तगाल की प्रथम कोठी कोची में 1503 ईस्वी में स्थापित हुई। अंग्रेज की सूरत में 1608 ईस्वी में। हालांकि यहाँ पर आपको एक भ्रामक जानकारी मिलता है। भ्रामक इसलिए क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। तो इसमें हम लोग आगे जब विस्तार में पढ़ेंगे अंग्रेज की कंपनी से संबंधित सभी घटनाओं का, जिससे प्रतियोगी प्रश्न बनते हैं, तो वहां पर हम आपको विस्तार में बताएंगे। लेकिन थोड़ा सा हम आपको यहाँ बता दें कि ये 1608 ईस्वी में कंपनी बनाने का मुगल शासक के द्वारा इनको परमिशन मिला, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन था। तो 1608 ईस्वी में इनको परमिशन मिला बनाने के लिए, तो ये सूरत में अपना कंपनी बनाना प्रारंभ किए। उसके बाद से दूसरी कंपनी जो थी वो मसूलीपट्टनम में बनी, और मसूलीपट्टनम में वो 1611 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई। लेकिन इस कंपनी को किसी कारणवश रोक दिया गया, ये कंपनी अधूरा रह गया, ये पूरा कोठी नहीं बन पाया। तो ये कोठी का स्थापना पूरा नहीं हो पाया। ये आगे चल के 1613 ईस्वी में फाइनल हुआ। तो जनरली अगर कंपनियों के स्थापना का वर्ष कहा जाए तो उसमें आप जो अंग्रेज के संबंध में बताएंगे वो बताएंगे कि कंपनी सबसे पहले कहाँ स्थापित हुई, तो सूरत में ही हुई थी जनरली पूछा जाए तो, कि 1608 में। लेकिन प्रश्न को अलग तरीके से पूछ दिया जाए तो प्रश्न के उद्देश्य को देखते हुए आपको आंसर बदलना होगा, क्योंकि ये बनना प्रारंभ तो शुरू हुई थी। प्रारंभ की बात करें, प्रारंभ की तो 1608 ईस्वी में हुआ था, लेकिन ये कंप्लीट हुआ था 1613 में। तो इसलिए पूर्णतः बनने की बात आ जाए कि सबसे पहले पूर्ण रूप से बनकर तैयार होने वाली अंग्रेजों की कोठी, तो वहां पर आपका मसूलीपट्टनम हो जाएगा 1611 ईस्वी में। पूर्णतः बन के तैयार होने वाली कंपनी जो पहले पूर्ण रूप से तैयार हो गई, तो शुरुआत हुई इसकी, लेकिन पूर्णतः बन गई मसूलीपट्टनम। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन प्रश्न के प्रैक्टिस के माध्यम से आप दूर कर सकते हैं। तो ये देख लीजिए। अब डच कंपनी की बात करें तो डच कंपनी का देखिए, यात्रियों का आगमन 1595, कंपनी का स्थापना 1602 और 1605 में मसूलीपट्टनम में कंपनी बैठी। डेनमार्क की बात करें तो डेनमार्क 1616 ईस्वी में यहां पर भारत में आए, 1616 ईस्वी में आए, और इनकी कंपनी प्रथम कोठी जो स्थापित हुई वो तंजौर में, जो तमिलनाडु में है। तंजौर उस समय का एक देशी रियासत हुआ करता था, उस समय राजतंत्र में वहां राजा हुआ करते थे। तो ये तंजौर तमिलनाडु में है, तो इसको आप याद कर सकते हैं। और ये 1620 ईस्वी में तंजौर यानी कि तमिलनाडु में इसका डेनमार्क का कोठी स्थापित होता है। और उसके बाद फ्रांस का जो आगमन होता है वो भी 1664। उसके बाद से कंपनी भी कब बैठा जी, 1664 में ही स्थापित हुआ, लेकिन प्रथम कोठी सूरत में 1668 में बना। तो ये चीजें आप विस्तृत रूप से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ चीजें आपको कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप अगर बार बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो ये चीजें टफ नहीं है। ये आगमन का वर्ष है और ये कंपनी स्थापना का, और भारत में कौन सी कोठी का किस स्थान पर किस वर्ष बनी। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का यूरोपीय देशों के साथ जो व्यापार था वो प्राचीन काल से ही था। ऐसा नहीं था कि अलग अलग कंपनियां जो आना शुरू की, अलग अलग यहाँ पर जो ईस्वी दिखाई दे रहा है उसमें तभी भारत का यूरोप से व्यापार प्रारंभ हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत और यूरोप का व्यापार मध्यकाल में भी था और प्राचीन काल में भी था। मध्यकाल के बाद स्थितियां ऐसी बनती है कि भौगोलिक खोज का दौर शुरू हो जाता है। तो उसी भौगोलिक खोज के दौर को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा
विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन में और मध्यकाल में भारत किन किन मार्गों से, किन किन स्थलों से, किन किन जल मार्गों से अपना व्यापार यूरोपीय देशों के साथ करता था। इसमें ज़्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, लेकिन ये जानना आपके लिए जरूरी है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक इसके संदर्भ में, पहला नोट पॉइंट। प्राचीन काल में यूरोप और भारत के बीच व्यापारिक संबंध यूनानियों के साथ प्रारंभ हुआ। यूनान एक देश है, यूरोप महादेश के भीतर का देश है, जैसे तुर्की हो गया, यूनान हो गया, तो ये सब आसपास के देश है, ये यूरोपीय महादेश के भीतर के देश है। तो यूनानियों के साथ भारत का व्यापार प्राचीन काल से था। तो प्राचीन काल की जरूरत यहाँ पर अत्यधिक है नहीं, तो इसलिए हम लोग आगे चलते हैं, हम देखते हैं। अब मध्यकाल में आते हैं। मध्यकाल में यूरोप से भारत का व्यापार इराक तथा तुर्की के रास्ते स्थल से होता था, जो आगे चल के समुद्र के जरिए जेनेवा तक जाता था। अब यहां पर किसी मैथ की आवश्यकता नहीं है, कॉमन बात है, इसको याद रखना है चीजों को समझने के लिए। देखिए, आपने सबसे पहले तो ये जाना कि प्राचीन काल में भी यूरोप का भारत के साथ व्यापार था, या यूं कहे कि यूरोप महादेश का एशिया महादेश के देशों के साथ व्यापार था, प्राचीन काल में भी था। भारत एशिया का एक देश है और एशिया महादेश के भीतर भारत जो देश आता है, यूरोप के कई देशों के साथ प्राचीन काल में इसका व्यापार होता था। लेकिन शुरुआत किसके साथ हुआ था? यूनानियों के साथ प्राचीन काल में व्यापार शुरू हुआ था। मध्यकाल में यूरोप से भारत का इराक और तुर्की के रास्ते व्यापार होने लगा, स्थल मार्ग से। स्थल यानी कि जमीनी और सतही मार्ग की बात करें तो इराक और तुर्की के रास्ता से यूरोप का भारत से व्यापार होता था, और ये रास्ता आगे चल के कहां तक जाता था? जेनेवा तक जाता था। लेकिन आगे चल के किस मार्ग से जाता था? समुद्र मार्ग से जाता था, समुद्र के जरिए जाता था। तो ये आपने देखा कि इराक और तुर्की के रास्ते भारत और यूरोप के देशों का स्थल मार्ग से व्यापार होता था। अभी अलग चीज है कि इसमें आप कई दर्रा वगैरह के बारे में चर्चा कर सकते हैं, अफगानिस्तान वगैरह होकर के जाता था, तो वो उन चीज़ों पर हम लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि उन चीज़ों का महत्व तो यहाँ है नहीं, प्रश्न बनेगा नहीं, और उसको समझाने के लिए आपको अतिरिक्त कई चीज़ों को बताना पड़ेगा। उसके अलावा आपको थोड़ा भौगोलिक जानकारी भी जरूरत पड़ेगा, तो उन चीज़ों को आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग चलते हैं, यहाँ देखते हैं अब मध्यकाल में आगे। मध्यकाल में भारत तथा यूरोप के व्यापार के लिए एक और रास्ता हुआ करता था, जो भारत के उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांतों से होकर एशिया, रूस तथा बाल्टिक सागर को पार करते हुए जाता था। यह रास्ता कम प्रचलित था। देखिए, अगर हम लोग शाब्दिक आधार पर इसको समझने का प्रयास करें तो हम लोग ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल से यूरोप का भारत के साथ व्यापार रहा है, यूनानियों के साथ प्रारंभ हुआ। दूसरी बात, मध्यकाल में भी यूरोप महादेश के कई देशों का व्यापार भारत के साथ होता था, ठीक है। लेकिन आने जाने का जो रास्ता था स्थल मार्ग में इराक और तुर्की से होकर होता था, और यही रास्ता समुद्र के जरिए जेनेवा तक भी जाता था। यहां तक क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें, मध्यकाल में एक और रास्ता व्यापार के लिए भारत और यूरोपीय देशों के बीच था, लेकिन यह रास्ता आप देख सकते हैं भारत के उत्तर पश्चिम सीमावर्ती प्रांत, जो भारत के उत्तर पश्चिम में सीमावर्ती जो भी प्रांत थे, उन प्रांतों से होकर के रास्ता जाता था, एशिया, रूस और बाल्टिक सागर को पार करते हुए जाता था। ये रास्ता अगर मैप के आधार पर आप देखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा और बहुत घुमा फिरा करके जाने वाला ये रास्ता था। तो काफी लंबा चौड़ा ये रास्ता होने के कारण ये सुलभ रास्ता नहीं था, आसान नहीं था, व्यापारिक दृष्टिकोण से सहज नहीं था। तो इसलिए यह रास्ता बहुत कम प्रचलित था, क्योंकि बहुत इस रास्ता में उलझन था। भारत को यूरोप से मिलाने के लिए समुद्री मार्ग भी हुआ करते थे, जिसमें एक था फारस की खाड़ी और दूसरा था लाल सागर।
तो आपने देखा कि भारत का यूरोप के साथ प्राचीन काल से व्यापार होते रहा है। मध्यकाल में इराक और तुर्की के रास्ते से स्थल से होता था, और स्थल से एक और रास्ता था, वो भारत के उत्तर पश्चिम जो सीमावर्ती प्रांत थे उनसे हो करके, और वो रास्ता जाता था एशिया होकर के, रूस होकर के, बाल्टिक सागर तक जाता था। तो ये रास्ता ज़्यादा प्रचलित नहीं था। वजह ये था कि ये रास्ता थोड़ा लंबा चौड़ा था और ये सुलभ यानी कि आसान नहीं था। तो स्थल से ये भी, स्थल मार्ग से ये भी, लेकिन समुद्री मार्ग से भी दो रास्ता था। एक आपका लाल सागर था और एक आपका फारस का खाड़ी था। इसमें आगे हम मेंशन किए हैं कि इन समुद्री मार्गों में फारस की खाड़ी वाला मार्ग अत्यधिक प्रचलित था। जो यूरोप से भारत का व्यापार समुद्री मार्गों से हुआ करता था, मध्यकाल या प्राचीन काल के समय तक की बात करें तो उसमें एक तो लाल सागर था और एक फारस की खाड़ी था। लेकिन इस दोनों में फारस की खाड़ी ज्यादा प्रचलित था, लाल सागर कम प्रचलित था। लाल सागर कम प्रचलित इसलिए था क्योंकि लाल सागर से होकर के जाने वाला रास्ता कोहरा कुहासा से ग्रसित हुआ करता था, धुंधला दिखाई पड़ता था, दुष्कर था। व्यापार करने के लिए आपको रास्ता जिससे आना जाना है वो स्वच्छ होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए, आसान होना चाहिए। तो ये लाल सागर के साथ ये स्थितियां नहीं थी, उसमें कई तरह की कठिनाइयां थी। अब एक प्रमुख घटना होती है 1453 ईस्वी में, कस्तुनतुनिया एक स्थान था, एक जगह था, एक मतलब कि यूरोप महादेश के भीतर ही। अब उस समय क्या था कि आज यूरोप में बहुत सारे देश हैं जिनको स्वतंत्र देश के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन उस समय कई छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे। उन प्रांतों का एक अपना मतलब साम्राज्य हुआ करता था, उसका एक शासक हुआ करता था, राजतंत्र हुआ करता था। तो कस्तुनतुनिया की बात करें तो कस्तुनतुनिया में रोमन साम्राज्य का स्थापना हुआ था। रोमन साम्राज्य ये अपने धार्मिक रूप से अपने आप को ईसाई धर्म को मानना प्रारंभ किए थे। तो कस्तुनतुनिया जो था यूरोप का ही, यूरोप महादेश के भीतर का ही एक स्थान था, एक जगह था, एक साम्राज्य था, और इसको रोमन साम्राज्य कहा जाता है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री की बात है। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब विश्व इतिहास की बात है। ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि 1453 ईस्वी में कस्तुनतुनिया एक स्थान था जो यूरोप के भीतर था, और यहाँ रोमन साम्राज्य का स्थापना हुआ था, जो लोग ईसाई धर्म को मानने वाले थे। तो इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्कों ने अधिकार कर लिया। तुर्कों यानी कि तुर्की के जो लोग हुआ करते थे, ये उस्मानी, इन लोगों का मतलब उस्मानी साम्राज्य हुआ करता था। ये एक उस्मानी सेना थे। उस्मानी सेना मतलब कि एक मुस्लिम धर्म के ये लोग थे। तो उस्मानियों ने क्या किया, अधिकार कर लिया, तुर्कों ने अधिकार कर लिया, जिसके कारण पूर्वी और पश्चिमी देशों को जोड़ने वाला रास्ता तुर्कों के अधिकार में आ गया। देखिए, हम लोगों ने तो ये पढ़ा कि स्थल मार्ग से भारत और यूरोप के बीच जो मध्यकाल में व्यापारिक संबंध था, व्यापारिक गतिविधियां था, तो उसमें हम कई बार आपको रिपीट कर रहे हैं, कई बार आपको हम बता चुके हैं। कई बार बताने का वजह है कि चीजें सुन सुनकर याद हो जाए। ऐसा नहीं कि बेवजह हम आपको वीडियो को लंबा करते चले, चीजों को समझाना आवश्यक हो जाता है। कई बार आपको लग सकता है कि वीडियो लंबा हो रहा है, तो आपको यूट्यूब में ऑप्शन देता है, उसको आप स्पीड करके भी देख सकते हैं। मेरा काम है बेहतर तरीके से आपको समझाना, थोड़ा अलग क्वालिटी देना, ताकि आपको सफलता में वास्तविक रूप से मदद मिले। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। तो ये जो इराक और तुर्की के रास्ते से होकर जो स्थल मार्ग था, तो इसी स्थल मार्ग से हो करके जाना पड़ता था व्यापार करने के लिए। उसमें कस्तुनतुनिया से होकर के जाना पड़ता था। ये तुर्की के पास ही है कस्तुनतुनिया, तो कस्तुनतुनिया से होके जाना पड़ता था। लेकिन इसी कस्तुनतुनिया पर जो कि रास्ते में पड़ता था, इस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद जो पूर्वी और पश्चिमी देश थे जो व्यापार करते थे, तो व्यापारिक रास्ता को बंद कर दिया गया। और रास्ते को बंद करने के लिए एक उसके पीछे का वजह ये था कि जो तुर्की के लोग थे, यानी उस्मानी मुसलमान जो थे,
तो इन लोगों ने क्या किया, भारी टैक्स यानी कि भारी कर वसूलना शुरू किया। यूरोपीय देश जो भारत में व्यापार के लिए आते थे तो उनसे एक बड़ा टैक्स लेना शुरू किया, तभी उस रास्ते से जाने देंगे, कस्तुनतुनिया वाले रास्ते से। और टैक्स न देने की स्थिति में, कर न देने की स्थिति में यह विवादास्पद हो गया। और उसके बाद तुर्की के उस्मानी मुसलमानों ने भारत और यूरोप के बीच के जो स्थलीय मार्ग था, जो काफी प्रचलित था, एक प्रचलित स्थलीय मार्ग, उसको बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया, उसको आवागमन के लिए, परिचालन के लिए रोक लगा दिया गया। तो ये चीजें हो गया। अब इसी के बाद से भौगोलिक खोज का दौर शुरू होता है। तो भौगोलिक खोज का दौर शुरू होता है। एक बार हम फिर आपको बता दें कि ये जो तुर्की है, यूरोप महादेश के भीतर तो है, हम लोग ऐसा पढ़ लिए कि यूरोपीय देश है, तुर्की यूरोप के पास था। लेकिन अगर आप इसको विस्तार में जानने का प्रयास करेंगे तो तुर्की को कहा जाता है कि यूरेशिया में है। यूरेशिया का मतलब हो गया कि यूरोप और एशिया, यूरोप प्लस एशिया, जिसको यूरेशिया कहा जाता है। तो तुर्की को यूरेशिया कहा जाता है, मतलब तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप महादेश में आता है और कुछ हिस्सा एशिया महादेश में आता है। अब एक चीज हम आपको और बता देते हैं, ये तो आप इतना समझ गए कि जो व्यापारिक रास्ता था उसको तुर्कों के द्वारा बंद कर दिया गया, तुर्कों के द्वारा बंद कर दिया गया, तो उसके बाद से भौगोलिक खोज का दौर शुरू हुआ। तो ये तुर्कों के संबंध में यहाँ पर जानकारी आ गया है, तो थोड़ा सा हम और आपको बता दें। ये तो हम आपको बता दिए कि ये जो तुर्की है यूरेशिया में है, मतलब इसका कुछ हिस्सा एशिया में और कुछ हिस्सा यूरोप में, तो इसको यूरेशिया बोला जाता है। अब ये जो तुर्कों का अधिकार कस्तुनतुनिया पर हुआ, कस्तुनतुनिया में रोमन साम्राज्य था। अब तुर्की में अगर बात करें तो ये लोग उस्मानी मुसलमान थे, तो ये उस्मानियों का अधिकार हो गया रोमन साम्राज्य पर। रोमन साम्राज्य किस धर्म को मानते थे लोग? ईसाई धर्म को मानते थे। तो इस पर क्या हो गया? आक्रमण हो गया। ये आक्रमण कब हुआ जी? 29 मई 1453 ईस्वी को कस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। और उस समय जो तुर्कों का जो शासक थे, वहाँ के जो राजा थे या कहे कि शासक थे, राजतंत्र था, तो उस समय थे, उनका नाम था सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान मोहम्मद थे। हालांकि उनके पिताजी सुल्तान मुराद भी 1422 ईस्वी में इस पर आक्रमण कर चुके थे, लेकिन तुर्कों का अधिकार कस्तुनतुनिया पर नहीं हो पाया था। तो मात्र उनके 21 वर्ष का जो पुत्र थे, कौन? सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान मोहम्मद के पिताजी थे सुल्तान मुराद और सुल्तान मुराद के बेटा थे सुल्तान मोहम्मद। तो सुल्तान मुराद 1422 ईस्वी में आक्रमण कर चुके थे, लेकिन इस पर कब्जा अधिकार नहीं प्राप्त कर पाए थे। और पुनः सुल्तान मोहम्मद ने इसमें 1453 ईस्वी में उस पर एकमात्र 21 वर्ष की उम्र में इस पर अपना प्रभाव जमा लिए। तो ये कस्तुनतुनिया का अधिकार हो जाता है। उसके बाद से भौगोलिक खोज का दौर शुरू होता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप इसके बाद जरूर देखिए भौगोलिक खोज का दौर किस प्रकार से शुरू होता है। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन में जो हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या वजह रहा कि भौगोलिक खोज का दौर शुरू हुआ, तो उसमें हम लोगों ने कई छोटे बड़े जानकारियों को पीछे देखा। अब हम लोग देख रहे हैं पुर्तगाल के राजकुमार प्रिंस हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता था, इनके सतत प्रयासों से भौगोलिक खोज का कार्य संपन्न हुआ और इस समय दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था। तो 15वीं शताब्दी की बात है, दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था जो डायरेक्शन बताता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। तो दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो गया था। उस समय पुर्तगाल के राजकुमार ने भौगोलिक खोज के कार्य को प्रारंभ किया। भौगोलिक खोज के कार्य को प्रारंभ करने का मतलब हुआ कि कौन देश कहाँ है, नक्शे में, मैप में कहाँ स्थित है, उसका पता लगाने का प्रयास किया गया। भारत को खोजने का प्रयास किया गया ताकि भारत के साथ यूरोपीय देशों का व्यापार हो सके। खास करके मसालों के व्यापार में लाभ अधिक होता था। तो इन लोगों की एक चाहत थी कि भारत में आकर के भारत के साथ मसालों का व्यापार किया जाए और अधिक से अधिक लाभ कमाया जा सके। तो इस उद्देश्य से ये लोग भौगोलिक खोज का दौर जो है इसमें अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। इसमें
पुर्तगाल के साथ साथ स्पेन का भी रोल रहा है। तो पुर्तगाल के जो राजकुमार थे जिनका नाम था प्रिंस हेनरी, इनके सतत प्रयासों से भौगोलिक खोज का कार्य प्रारंभ होता है और उस समय दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार हो चुका था जो उसमें सहायता प्रदान करता। पुर्तगाल के साथ साथ स्पेन में भी भौगोलिक खोजों का दौर शुरू हुआ। तो आप देखें कि पुर्तगाल के जो राजकुमार प्रिंस हेनरी थे, इनके प्रयास से भौगोलिक खोज का दौर शुरू किया जाता है और उसके साथ साथ पुर्तगाल के साथ साथ स्पेन, जो स्पेन था एक देश है यूरोप का, तो वहाँ के लोगों के द्वारा भी भौगोलिक खोजों का दौर शुरू होता है। मतलब कि भारत को या अन्य प्रमुख देशों को जहाँ से व्यापार स्थापित करना था, उनको खोजने का एक प्रयास किया जाने लगता है। 1487 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक बार्थोलोमो डियाज ने उत्मासा अंतरिक्ष को खोज निकाला। अब यहाँ पर एक रोचक जानकारी आपको मिल रही है कि 1487 ईस्वी में, मतलब कि दिशा सूचक यंत्र के आविष्कार के बाद की घटना है। जब दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार हो चुका था तो उसके बाद 1487 ईस्वी में पुर्तगाल के नाविक जिनका नाम था बार्थोलोमो डियाज, इन्होंने उत्मासा अंतरिक्ष को खोज निकाला। उत्मासा अंतरिक्ष का जब खोज कर दिया गया, इसका भौगोलिक खोज हो गया, इसका पता चल गया कि ये कहाँ स्थित है, तो उसके बाद से पुर्तगाल के साथ साथ स्पेन के लोगों में भी आत्मविश्वास बढ़ा। भौगोलिक खोज का जो वो लोग एक सतत प्रयास शुरू किए थे, उनमें उनको एक आत्मविश्वास मिला। उत्मासा अंतरिक्ष के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले ये चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं, ये दौर समझ लेते हैं जहाँ पर हम लोग जाना चाहते हैं। 1492 ईस्वी में स्पेन के निवासी कोलंबस ने, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पुर्तगाल के जो नाविक थे बार्थोलोमो डियाज, ये उत्मासा अंतरिक्ष का खोज कर दिए। उसके बाद से क्या होता है कि स्पेन के जो निवासी थे कोलंबस, तो स्पेन के निवासी कोलंबस ने भारत जाने का रास्ता ढूंढना शुरू किया और जिस क्रम में वो भटक करके अमेरिका चले गए। चले थे भारत का खोज करने, लेकिन रास्ते में ये अमेरिका का खोज कर दिए। कहाँ का खोज कर दिए? अमेरिका। तो अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने किया। और बार बार बोल रहे हैं कि अमेरिका का खोज, ये अमेरिका कोई गुमशुदा व्यक्ति नहीं है कि इसको खोजा गया। खोज शब्द इसलिए प्रयुक्त किया जा रहा है क्योंकि ये सब घटनाएं 15वीं शताब्दी की है, 1400 ईस्वी के बाद की घटनाएं हैं। उस समय विज्ञान का विकास कम हुआ था। उस समय सड़क, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, इस तरह की चीज़ों का डेवलपमेंट कम हो पाया था। तो कौन देश कहाँ स्थित है इसकी जानकारी अच्छे तरीके से उस समय नहीं ज्ञात नहीं थी। तो इसीलिए कहा जाता है भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज जब कोई खोज दिया और बता दिया कि इस रास्ते से होकर के ऐसे ऐसे जाएंगे तो ये देश यहाँ पर मिलेगा, तो इसकी जिक्र जो है, इसकी जो चर्चा की गई है भौगोलिक खोज की, तो ये भौगोलिक खोज मतलब मैप पर खोजे जाने की बात की जाती है। अब ध्यान दीजिएगा आगे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने उत्मासा अंतरिक्ष का चक्कर काटकर भारत पहुंचने में सफलता पाए। अब 1498 ईस्वी में आप पढ़े थे कि प्रथम 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री भारत आते हैं, वास्को डी गामा भारत में आते हैं। तो जो भारत में वास्को डी गामा आते हैं, तो वास्को डी गामा कब आते हैं जी? तो यहाँ पर देखिए, वास्को डी गामा जब आते हैं भौगोलिक खोज का दौर शुरू होता है। यहाँ पुर्तगाल भी उसमें भूमिका निभाता है, स्पेन भी भूमिका निभाता है। पुर्तगाल के एक नाविक के द्वारा उत्मासा अंतरिक्ष को खोज निकाला जाता है, इन लोगों का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसके बाद से ये लोग क्या करते हैं जी, ये कोलंबस जो है अमेरिका को खोज देते हैं भारत के खोजने के क्रम में ही, मार्ग भटकने के कारण। और फिर उसके बाद क्या होता है, 1498 ईस्वी में पुर्तगाल के मतलब वास्को डी गामा जो थे वो उत्मासा अंतरिक्ष का चक्कर काटते हुए भारत पहुंचने में सफल हुए। अब भारत पहुंचने में सफल हुए और एक चीज़ और है कि 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचे और इनको पथ प्रदर्शक के रूप में एक गुजराती व्यक्ति, एक गुजरात के जो पथ प्रदर्शक है, जो इनको वहां से समुद्र के जरिए रास्ता दिखाने का प्रयास किए, जो समुद्र के जरिए कालीकट बंदरगाह है वहां तक ले जाने का ये अपना रोल निभाए उसमें। और
वहीं पर केरल के जो राजा जामोरियन थे वो इनका स्वागत करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। कब? जब हम लोग केवल पुर्तगाल से संबंधित जानकारियों को पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे कि पुर्तगाल कंपनी के तरफ से या पुर्तगाल देश के तरफ से जो प्रथम यात्री आने वाले वास्को डी गामा है वो किस प्रकार से भारत आए, तो कालीकट बंदरगाह से लेकर के कैसी घटनाएं हुई, इन सब चीज़ों को हम लोग जानेंगे। इनके बाद उसके बाद से ये जिस रास्ते से होकर आए इसको उस रास्ते को क्या कहा जाता है, उसके अलावा इनको कितना दिन लगा समुद्री यात्रा करने में, 90 दिन लगा था, वो भी चीज़ें हम आपको बताएंगे। इनका स्वागत किया गया जामोरियन के द्वारा, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद से ये व्यापार करने के लिए किस प्रकार से अनुमति प्राप्त किए, कहाँ कंपनी बैठा है, कहाँ कोठी स्थापित हुई, सभी घटनाओं के बारे में बारी बारी से पुर्तगाल के बारे में, उसके बाद से हम लोग अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी टॉपिक में। अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे अलग अलग यूरोपीय कंपनियों के कार्यकाल में होने वाली उन सभी प्रमुख घटनाओं के बारे में जिससे कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। इन चीजों को आप समझ चुके होंगे कि भौगोलिक खोज का दौर किस प्रकार से प्रारंभ हुआ। हाँ, कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आई होगी, अगले वीडियो में उसको हम जरूर बताएंगे क्योंकि यह वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे उत्माशा अंतरिप वगैरह क्या है इसकी जिक्र भी हम अगले वीडियो में कर देंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक प्रतियोगी छात्रों में लिंक को शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।